अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो कोर्स शुरू किया था, उसमें हमने जो रिस्पिरेटरी सिस्टम था उसका फर्स्ट हमने क्लियर करवाया था, जिसमें हमने बात की थी अबाउट द अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक हमने उसमें डिस्कस करवाया था फर्स्ट में। इसी पार्ट में हम जो है ना डिस्कस करवाएंगे जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, उसको हम इस पार्ट में कवर करवाएंगे। पार्ट फर्स्ट में जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक था उसमें हमने मेनली जो है ना नोज को कवर किया था और पेरिंग्स को, और फेरिंग्स के बाद जो लेरिंग्स के बाद हमने डिटेल डिस्कशन की थी। जो जैसे आप इधर देख सकते हैं, ये वाला जो लेरिंग्स का डिटेल डिस्कशन हमने पार्ट फर्स्ट में की थी। तो इसी पार्ट में जो है ना हम लेरिंग्स के नीचे जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक शुरू होता है उसको हम शुरू करते हैं। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक बेसिकली जो है ना वो कंसिस्ट होता है 3-4 पार्ट्स में। जो पहले वाला शुरू होता है इधर ट्रेकिया से, ट्रेकिया ये वाला ट्रेकिया लेरिंग्स के नीचे, ट्रेकिया के बाद जो है ना फिर ब्रोंकाइस आती है। ब्रोंकाई में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इसके बाद जो है ना आते हैं ब्रांकियूल्स। ब्रांकियूल में टर्मिनल ब्रांकियूल, रिस्पिरेटरी ब्रांकियूल, इसके बाद फिर एल्यूलाई आती है। एल्यूलाई के बाद हम फिर डिटेल डिस्कशन करवाएंगे अबाउट द लंग्स। तो ये टॉपिक इसी पार्ट में हम डिस्कस करवाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए तो प्रिय लेकिन हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक का हम शुरू करते हैं। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में हमने बताया कि जो पार्ट्स होते हैं वो बेसिकली इधर आप देख सकते हैं, ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है। ये अपर इधर लेरिंग्स तक जो है ना ये क्या है, ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक है। लेरिंग्स के नीचे ये वाला जो ये लेरिंग्स है, लेरिंग्स के नीचे ये वाला जो पार्ट शुरू होता है तो ये क्या है, फिर ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है। अब लोअर रिस्पिरेटरी का ओवरव्यू जो आप लेंगे तो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक में ये ट्रेकिया आता है एज अ होल, इधर से इधर तक ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बाद ये फिर ब्रोंकाइज आती है, ब्रोंकाई के बाद फिर ब्रांकियूल्स आती है, ब्रांकियूल के बाद फिर एल्यूलाइज आती है, एल्यूलाइज है, और एल्यूलाइज के बाद जो है ना फिर उधर एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ओके, अब हम डिटेल से एक एक पार्ट को इसका कवर करेंगे। जो पहला वाला पार्ट है इसका वो है ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया बेसिकली है क्या, पहली जो है ना हम क्या करवाते हैं, पहले हम डिस्कशन करवाते हैं अबाउट द ट्रेकिया कि ट्रेकिया क्या है। ओके, तो ट्रेकिया को हम कहते हैं वाइन पाइप भी कह सकते हैं, जैसे कि आपको इसके बारे में मालूम है। ट्रेकिया एनाटॉमी अगर हम ट्रेकिया की पढ़ी तो ट्रेकिया बेसिकली ये है कि ये जो ऊपर से एयर आता है लंग्स में, जब एयर एंटर होता है तो लंग्स में एयर एंट्री के बाद ये ट्रेकिया काम करवाते हैं, उस एयर को ले जाते हैं लेरिंग्स से नीचे ब्रांकियूल्स तक, और फिर ब्रांकियूल से लेकर ये लंग्स तक लेके जाते हैं। ओके, तो ये किसका काम है, ये ट्रेकिया का काम है कि ये एयर को एक पैसेज एक वे प्रोवाइड करवाता है। अब ट्रेकिया है क्या, तो इसको हम वाइन पाइप इसी वजह से कहते हैं कि एयर पैसेज वे है। अब ट्रेकिया का एनाटॉमी क्या है, तो ट्रेकिया की एनाटॉमी के बारे में अगर आप पढ़ी तो ये है 16 to 20 सी शेप हाइलाइन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। किस चीज से, इसका जो फ्रंट लाइन है या इंटीरियर पोजीशन है, तो ये आप देख लीजिए, जो हमने ग्रे कलर का ये है, ये हाइलाइन कार्टिलेज है। कार्टिलेज के आपने डिफरेंट जो किस्में वो पढ़ी होंगी। तो ये कौन सा किस्म कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, और इसमें तकरीबन 16 से लेकर 20 सी शेप। तो ये सी शेप्ड है, इस तरह की कार्टिलेज ये बनी हुई होती है। ये सी शेप इसलिए होती है ना कि ये इस तरह की होती है। इसका जो पिछले वाला हिस्सा है वो अनकार्टिलेजियस है। वो किस चीज से बना हुआ होता है, वो मसल से बना हुआ होता है। तो ये सामने वाला जो इंटीरियर पार्ट है ये कार्टिलेजियस है, पिछले वाला इंटीरियर पार्ट कार्टिलेजियस नहीं है। तो 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजियस रिंग है। इसमें जो है ना इसका लेंथ 10 to 11 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है ऊपर से नीचे तक। अब इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, तो पोस्टीरियरली मैंने आपको बताया कि ये इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट रिंग है, और ये बना हुआ होता है किस चीज से, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, और इनवॉलेंटरी मसल जिसमें होते हैं। क्या होते हैं, इनवॉलेंटरी मसल जिसमें होते हैं, इनवॉलेंटरी मसल जिसमें होते हैं, साथ में जो है ना कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। अब ये किस लिए इस तरह होता है, ये इसलिए कि इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो करेक्टर है वो हो। ऐसा ना हो कि अब ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो रहा हो, फिर इस वजह से जो है ना एयर का एक्सपेलिंग और इनहेलिंग हो नहीं होता। ओके, तो इसका पोस्टीरियर पार्ट है। अब इसका जो ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया बेसिकली कंसिस्ट होते हैं 3 लेयर्स पे। कितनी लेयर्स पे ये मुश्तमिल होता है ट्रेकिया 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होता है। इसका जो आउटर लेयर है, तो आउटर लेयर बना हुआ होता है फाइब्रस से, किस चीज से, फाइब्रस से, और प्लस ये बना हुआ होता है इलास्टिक मसल से। ओके, फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू से ये बना हुआ होता है, फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ होता है। ओके, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसका जो आउटर लेयर है वो बना हुआ होता है। जो मिडल लेयर है वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है। किस चीज से, कार्टिलेज से बना हुआ होता है। और बेन जो स्मूथ मसल जिसके साथ होते हैं, कार्टिलेज प्लस स्मूथ मसल जिसके साथ होते हैं। ओके,
अब इसके बाद जो एनर लेयर है, जो एनर लाइनिंग है इसका, जिसकी थ्रू जहां पर जो है ना एयर का पैसेज होता है। ओके, तो एनर लाइनिंग इसके किस चीज से बना हुआ होता है, वो सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम से बना हुआ होता है। किस चीज से, सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम से बना हुआ होता है, कलमनर एपिथेलियम से ये इसका एनर पार्ट हो। और अब इसमें जो है ना, जब ये सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम से बना हुआ होता है, तो जैसे कि आपको मालूम है जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, तो फिर ये इस कलमनर एपिथेलियम में इधर एक सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स। कौन सी सेल्स हो, गॉबलेट सेल्स। और उस गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है, वो सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। और म्यूकस के बारे में फिर आप जानते हो कि ह्यूमिडिटी भी प्रोवाइड करता है, साथ में जो है ना वो जो एंटी माइक्रोबिक है वो करेक्टर भी उसमें प्रेजेंट है। ओके, तो ये इसका सिंपली एनाटॉमी था। अब जब हम इस ट्रेकिया की पोजीशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो ट्रेकिया की पोजीशन जो ऊपर है, तो इससे ऊपर क्या है, लेरिंग्स है। जैसे कि आपको मालूम है ऑलरेडी ये लेरिंग्स का पार्ट है। अब लेरिंग्स से नीचे ये शुरू होता है कौन सा पार्ट, ये ट्रेकिया शुरू होता है। अब ट्रेकिया जो है ना ये नीचे यहाँ तक जब आता है, तो यहाँ ये ट्रेकिया खत्म होता है किस चीज पे, यहाँ पे इस ट्रेकिया का बाइफरकेशन होता है। बाइफरकेशन का मतलब ये कि बाइफरकेट्स होता है और ये दो में डिवाइड होते हैं। अब जब ये दो में डिवाइड होते हैं, तो एक तरफ इसका इस तरफ आता है, एक तरफ इसका इधर ही आता है। जो इस तरफ का होता है ये राइट ब्रांकाई होता है, ये यहाँ पे राइट ब्रांकस। और ये जो इस तरफ होता है ना, तो ये राइट मेन ब्रांकस है, और जो इस तरफ होता है ये लेफ्ट मेन ब्रांकस है। तो ये बाइफरकेट्स एट करीना। तो यहाँ पर ये जो बाइफरकेशन होता है, जहाँ पे ये डिवाइड होता है, तो इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कौन सा, लोकेशन ऑफ करीना, या इसको हम कहते हैं इंटरनल रेज भी इसको कहते हैं, इंटरनल रेज और लोकेशन ऑफ करीना। तो इसको याद रखिए। ओके, अब यहाँ पर ये जो बाइफरकेट्स हुआ, ये इसका नीचे वाला हिस्सा हो गया। ओके, अब ट्रेकिया, यहाँ पे जो है ना ट्रेकिया, ये ट्रेकिया बन गया। और साथ में जो है ना ये प्राइमरी ब्रोंकाई, जो इससे पहले जो ब्रोंकाई वो होते हैं ना, बाइफरकेट्स होते हैं या डिवाइड होते हैं, तो ये जो मेन ब्रोंकाई इसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। इसके बाद जो है ना फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई आते हैं, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई आती है। लेकिन ये जो पहले वाले जो ब्रोंकाई इसको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। तो इसका बाइफरकेशन दो प्राइमरी ब्रोंकाई, एक राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में ये बाइफरकेट्स होते हैं। ओके, अब जब इधर बाइफरकेट्स होते हैं, तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई और साथ में ये जो ट्रेकिया है, तो इसको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्री, या एज अ होल इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्री। ओके, या इसको हम इन्वर्टेड ट्री भी कहते हैं। बाद में भी आ जाएगा कि ये इन्वर्टेड ट्री का क्या कहते हैं, शेप इख्तियार करवाता है। अब ट्रेकिया जो है ना, इसका ट्रेकिया के बाद जो है ना आता है प्राइमरी ब्रोंकाई, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, ये वाला ये जो पहली जो है ना इससे रिलीज होता है, डिवाइड होता है, इसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद फिर होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो इधर ये वाली जो है ना ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, इधर ये वाली सेकेंडरी ब्रोंकाई है। ओके, अब सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई में। तो ये टर्शियरी ब्रोंकाई इससे जो है ना डिवाइड होते हैं। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद फिर क्या भी होते हैं, फिर शुरू होते हैं ब्रांकियूल। तो ये याद रखिए, ये एक सीक्वेंस है। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद फिर क्या होते हैं, ब्रांकियूल्स। लेकिन ब्रांकियूल जो है ना ये फिर डिवाइड होते हैं दो में, एक होता है टर्मिनल ब्रांकियूल। टर्मिनल ब्रांकियूल के बाद फिर शुरू होते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ना यहाँ तक क्या हो गया, ये टर्शियरी ब्रोंकाई हो गया। टर्शियरी ब्रोंकाई इधर आप देखिए, तो यहाँ पे इसको हम लार्ज करवाते हैं, तो ये टर्शियरी ब्रोंकाई फिर इधर से शुरू होते हैं। तो ये टर्मिनल ब्रांकियूल है। टर्मिनल ब्रांकियूल के बाद फिर रिस्पायरेटरी ब्रांकियूल शुरू होते हैं। क्या, रिस्पायरेटरी ब्रांकियूल। फिर रिस्पायरेटरी ब्रांकियूल की एंड में क्या होता है, इसके एंड में फिर एल्यूलाइज होते हैं, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलर सेक्स, फिर इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर फिर गैसियस एक्सचेंज होता है, जो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करवाते हैं। ओके, तो ये था इसका वो। अब इसके साथ कंस्टिट्यूएंट ऑर्गन्स कौन से हैं इस ट्रेकिया के साथ, तो ट्रेकिया की ऊपर वाले जो हिस्से में है, इसका जो सुपीरियर हिस्सा है, तो सुपीरियर हिस्से में इसका लेरिंग्स है, जिसका अब जैसा कि आपको पता है, तो इसके सुपीरियर हिस्से में कौन सा ऑर्गन है, लेरिंग्स है। ये वाला आप देख लें। इंटीरियर हिस्से में जो है ना इसका राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई इसकी नीचे वाली हिस्से में है। ओके, अब इसका जो इंटीरियर पोर्शन है, तो इंटीरियर ये सामने वाले, इसकी सामने क्या है, तो सामने इसका जो है ना इस्थमस और थायराइड ग्लैंड है, और साथ में जो है ना ऑर्टा और स्टर्नम है। तो ये वाला देखिए, यहाँ पे ये ट्रेकिया, इस ट्रेकिया के बाद ये लंग्स है ना, तो लंग्स की सामने क्या है, ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, उस थायराइड ग्लैंड का जो इस्थमस है, जो सेंट्रल पोर्शन इसका होता है, तो क्या होता है इसकी इंटीरियर में इस्थमस और थायराइड ग्लैंड इसका इस्थमस होता है, ये सेंट्रल पोर्शन, इसको हम कहते हैं
और साथ में जो है ना प्लस इसके सामने अओर्टा होता है। अओर्टा जो आपको पता है कि जो मेजर आर्टरी ऑफ द बॉडी है, और इसके साथ साथ जो है ना स्टर्नम भी होता है। क्या होता है? स्टर्नम भी होता है। जो इधर जो है ना सामने स्टर्नम भी होता है और साथ में थायराइड ग्लैंड का जो इस्थमस है वो भी होता है। ओके, ये हो गया इसका इंटीरियर पोजीशन। अब इसकी जो है ना पोस्टीरियर फी क्या है, तो पोस्टीरियर क्या आपको पता है कि सामने वाली जो है ना ये 2 ट्यूब्स इधर आती है ना, जो हमने इधर पढ़ा यहाँ पे, ये जो है ना ये पेरिंग्स है, तो पेरिंग्स इधर डिवाइड होता है। एक आता है लेरिंग्स में, लेरिंग्स से ट्रेकिया, और एक जाता है ना डायरेक्ट एसोफेगस में। तो इसकी पोस्टीरियर पे क्या आ गया? इसकी पोस्टीरियर पे आ गया एसोफेगस। तो पोस्टीरियर पे इसका आ गया क्या? एसोफेगस आ गया। ओके, एसोफेगस आ गया। अब लेटरली साइड पे इसका क्या है, तो साइड पे जो है ना इधर आप देखिए, ये इसका साइड है ना, ये साइड है और ये भी साइड है। तो साइड पे क्या है? साइड पे इसका लंग्स है। लंग्स के जो लूब्स होते हैं ना वो होते हैं, और साथ में थायराइड ग्लैंड के लूब्स भी होते हैं। तो लंग्स भी होते हैं, लंग्स, लेकिन इधर साइड पे, ये तो नीचे वाली साइड पे जो है ना लंग्स है, लेकिन ऊपर वाली साइड पे थायराइड ग्लैंड के लूब्स होते हैं। क्या होते हैं? थायराइड ग्लैंड की लूब्स होते हैं। ओके, ये हो गया इसका कंस्टिट्यूएंट ऑर्गन, इसके साथ हो गई। अब ब्लड और नर्व सप्लाई इसको कहाँ से होती है, तो इसकी ब्लड और नर्व सप्लाई के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो इसको जो ब्लड सप्लाई होती है वो किस चीज से होती है? वो इंटीरियर थायराइड, इधर थायराइड ग्लैंड है ना, तो थायराइड को जो आर्टरीज आती है, तो थायराइड आर्टरीज इसमें, लेकिन इंफीरियर वाली थायराइड आर्टरीज इसमें हेल्प करवाती है। साथ में जो है ना इसके साथ होते हैं ब्रांकियल आर्टरीज भी होते हैं। जो ब्रांकाई होते हैं ना, तो ब्रांकाई आर्टरी, ब्रांकियल आर्टरीज भी इसको जो है ना ब्लड सप्लाई करवाते हैं। ओके, ये हो गया ब्लड सप्लाई के हवाले से। साथ में जो है ना इसकी जो वो होता है वेन्स होता है, तो वेन्स भी यही इंटीरियर थायराइड वेन्स होते हैं, और ब्रैकियोसेफेलिक, जो ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स होते हैं वो भी इसको सप्लाई करवाते हैं। ब्रैकियल आर्टरीज के साथ ब्रैकियोसेफेलिक वेन्स भी इसको सप्लाई करवाते हैं। अब नर्व सप्लाई इसको कहाँ से होते हैं, तो नर्व सप्लाई इसको पैरासिम्पैथेटिक भी होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक भी होते हैं, और साथ में जो है ना सिंपैथेटिक भी होते हैं। दोनों सप्लाई इसको होते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक के बारे में आप जानते हो कि सिंपैथेटिक जो है ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस के लिए, और ये जो है ना ये रिलैक्सेशन के लिए, नॉर्मल रिस्पांस के लिए यूज होते हैं। तो दोनों सप्लाई इसको होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक भी होते हैं और साथ में जो है ना सिंपैथेटिक भी होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो ट्रेकिया का फंक्शन मेनली जो है ना सपोर्ट एंड पेटेंसी है। सपोर्ट एंड पेटेंसी का मतलब ये है, पहले वाला सपोर्ट का मतलब ये है कि ये प्रोवाइड करवाता है लंग्स को और इस तरह की बाकी ऑर्गन्स को, क्या करवाता है? सपोर्ट, क्योंकि ये कार्टिलेजियस है, और नीचे इससे जो हिस्सा शुरू होता है वो कार्टिलेजियस नहीं होता। तो इस तरह से जो है ना ये कार्टिलेजियस है, तो पहले ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है बाकी ऑर्गन को। दूसरा ये पेटेंसी प्रोवाइड करवाता है। क्या? पेटेंसी। तो पेटेंसी का मतलब ये है कि ओपननेस हो। अब ओपननेस ये किस तरह प्रोवाइड करता है, तो ये कार्टिलेजियस रिंग्स है। इसका क्या है? कार्टिलेजियस रिंग्स है। तो इस कार्टिलेजियस रिंग्स के वजह से जो है ना ये कैंकनिंग जो होता है, कैंकनिंग मतलब इसका जो है ना सुकड़ना, तो ये सुकड़ नहीं सकते कार्टिलेज की वजह से, ये सुकड़ नहीं सकते। तो ये ओपननेस प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि जब आप हेड और नेक का मूवमेंट करते हो, या जो है ना आपकी जो इसके जो अंडर प्रेशर है वो प्रेशर निगेटिव हो जाए, तो निगेटिव प्रेशर के वक्त इसका सुकड़ना बनता है। जैसा कि लंग्स सुकड़ते हैं ना, इस तरह इसको भी सुकड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कार्टिलेज की वजह से जब निगेटिव प्रेशर भी अंदर हो, या अब मूवमेंट भी करवाते हो हेड का या नेक का, इस तरह के मूवमेंट, तो उसी के साथ भी ये पेटेंट रहते, ओपन रहते। क्यों ओपन रहते? क्योंकि इधर कार्टिलेज है। तो इसका फंक्शन है। दूसरा इसका फंक्शन ये ना म्यूकोसिलरी एक्सकेलेटर है। तो म्यूकोसिलरी एक्सकेलेटर ये सैंपल क्या होते हैं, ये सीलिया होते हैं। सीलिया के बारे में तो आप जानते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सीलिया। और इसका काम क्या होता है, ये जो डस्ट पार्टिकल बाहर से आते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो उस डस्ट पार्टिकल को ये ग्रैब करवाते हैं, और जो हेयर्स होती है उसके साथ, और इसका सीलिया फिर मूवमेंट करते हैं, आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। इसी मूवमेंट के थ्रू ये यहाँ पे होती है, इस तरह मूवमेंट करवाती है। तो मूवमेंट के थ्रू जो है ना ये जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो अपर पार्ट तक जो है ना, इधर सीलिया है, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, तो ये रफ्ता ये डस्ट पार्टिकल अपर पार्ट की तरफ लेके जाते हैं, और बाहर जो है ना फिर कपिंग के थ्रू जो है ना फिर आप इसको एक्सपेल करवाते हो इस डस्ट पार्टिकल को। तो ये सीलिया का, साथ में इसके साथ जो है ना म्यूकस मेम्ब्रेन भी होता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड करवाता है, वो प्रोवाइड करवाता है क्या, इसको जो है ना ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करवाता है, वो सब कुछ। अच्छा, अब जो चौथा फंक्शन है कप रिफ्लेक्स है। तो कप रिफ्लेक्स क्या है? कप रिफ्लेक्स ये है कि जब आप
कफिंग करवाते हो, ये जो कप रिफ्लेक्स इंसान को आता है, तो ये किस वजह से आता है? क्योंकि यहाँ पे जो लेरिंग्स होते हैं, तो लेरिंग्स के साथ नर्व एंडिंग्स होते हैं। क्या होते हैं? नर्व एंडिंग इस लेरिंग्स के साथ होते हैं। अब यहाँ पर जो लेरिंग्स और ट्रेकिया में भी नर्व एंडिंग, इन दोनों में नर्व एंडिंग होते हैं या ब्रोंकाई में भी होते हैं। अब यहाँ पे जो नर्व एंडिंग होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल आते हैं, तो डस्ट पार्टिकल की वजह से, डस्ट के वजह से जो है ना क्या शुरू होता है? इरिटेशन शुरू होता है। क्या होता है? आपको इरिटेशन होती है, और उस इरिटेशन की वजह से जो वेगस नर्व है, यहाँ पे जो सिंपैथेटिक नर्व है वेगस नर्व, वो वेगस नर्व क्या होता है? स्टिमुलेट होता है। अब इस वेगस नर्व स्टिमुलेशन की वजह से जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम वो भी स्टिमुलेट होता है। जब ब्रेन स्टेम स्टिमुलेट होता है तो फिर आपको जो है ना क्या होता है? ब्रेन स्टेम से इधर मैसेज आता है और आप इंस्पायरेशन शुरू करते हो। इंस्पायरेशन शुरू करते हो। इंस्पायरेशन के साथ साथ आप जो है ना क्या, इधर जो ग्लाटिस होता है, तो ग्लाटिस का क्लोजर भी होता है, ये भी उधर से रिस्पांस आता है। और ग्लाटिस तो आपको पता है ना, यहाँ पे जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स में जो पेटेंट ये वाला ग्लाटिस है, ये जो है ना, ये सुराख लेरिंग्स के अंदर जो सुराख होता है, ये ग्लाटिस होता है। तो ये ग्लाटिस भी क्लोज होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? ये ग्लाटिस क्लोज होना शुरू हो जाता है। जब ग्लाटिस क्लोज होना शुरू हो जाती हो, और साथ में जो है ना एकदम इंस्पायरेशन आती है इंसान को, तो इधर जो आपके एब्डोमिनल मसल्स होते हैं और प्लस जो इंटरकास्टल या रिस्पिरेटरी मसल्स है, वो रिस्पिरेटरी मसल ये एकदम क्या होते हैं? कंट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इन दोनों की कंट्रैक्शन की वजह से ग्लाटिस क्लोजर भी हो गया और इंस्पायरेशन भी आ गई, तो एकदम आपको क्या होते हैं? आपको जो है ना कप रिफ्लेक्स हो, या आपको सडन एयर रिलीज आप करवाते हो। इधर से जो है ना आप सडन एयर रिलीज करवाते हो, और सडन एयर रिलीज की वजह से जो है ना क्या होता है? डस्ट पार्टिकल बाहर निकलते हैं। तो ये था कप रिफ्लेक्स, जिसको हम वो चींकने की क्या कहते हैं उसको उर्दू में, लेकिन ये इसी की प्रोसेस के थ्रू आते हैं कि पहले डस्ट पार्टिकल, फिर इरिटेशन होता है, वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है, ब्रेन स्टेम को स्टिमुलेट करवाता है, ब्रेन स्टेम जो है ना इंस्पायरेशन करवाते हैं, इंस्पायरेटरी मसल स्टिमुलेट होती है, ग्लाटिस क्लोजर होता है, फिर एब्डोमिनल रेस्पिरेटरी मसल जो है कंट्रैक्ट हो जाते हैं। उसकी कंट्रैक्शन की वजह से जो है ना ये लंग्स कंट्रैक्ट होता है, बाहर एकदम जो है ना एक्सपायरेशन होता है, और एकदम आपको जो है ना वो कप रिफ्लेक्स हो जाती है। ओके, तो इसका काम था। दूसरा जो है ना इसका वार्मिंग है, हम पाएंगे पेटिंग है, ये आपने पहली वाली उसमें पढ़ा था, ऊपर वाली पेरिंग्स और नोज में हमने पढ़ा था, इसका ये भी काम है। ओके, तो ये था फंक्शन ऑफ द ट्रेकिया। अब फंक्शन के बाद जो है ना फिर इधर ट्रेकिया का कहानी जो है ना वो खत्म हो गया। अब हम शुरू करते हैं ब्रोंकाई के बारे में कि व्हाट इज बेसिकली द ब्रोंकाई इज। अब ट्रेकिया का कहानी इधर खत्म हो गया। ट्रेकिया के बाद आती है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल को जो है ना थोड़ा सा हम लिंक करके वो पढ़ते हैं। तो ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस आता है। ये ब्रोंकस इधर जो होता है ना ब्रोंकस, तो ये इधर वाली जो वो होते हैं ना वर्टेब्रा, तो वो होते हैं टी पाइप या थोरेसिक पाइप नंबर, पेप नंबर थोरेसिक वर्टेब्रा से ब्रोंकस शुरू हो जाता है और टिल द लंग्स तक ये लेके जाते हैं इसको। तो इस ब्रोंकस के थ्रू भी वही के वही एयर पैसेज है, इसके थ्रू भी एयर जो है ना वो अंदर दाखिल हो जाता है। अच्छा, अब इस ब्रोंकस में जो है ना आपको पता है, मैंने आपको पहले वो डिस्ट्रीब्यूशन बताया था कि पहले प्राइमरी ब्रोंकस होते, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस होते, फिर टर्शियरी ब्रोंकस होते। ये एक इसका डिवीजन है। प्राइमरी ब्रोंकस है, ये मेन ब्रोंकस इसको हम कहते हैं। फिर इसके बाद जो है ना सेकेंडरी ब्रोंकस कहते हैं इसको हम, सेकेंडरी, और फिर ये टर्शियरी ब्रोंकस शुरू होता है। अब इसका दूसरा डिवीजन ये है कि ये सुपीरियर लूबर ब्रोंकस को हम कहते हैं। ये जो इसके ऊपर की तरफ जो जाते हैं, जो या फिर जब आप लंग के बाद में एक्सटेंसिव वो डिवीजन करते हैं, तो लंग की 3 पार्ट्स राइट लंग के होते हैं। एक ये सुपीरियर लूब है, ये एक ये मिडिल लूब है, ये इंफीरियर लूब है। इस तरह जो लेफ्ट लंग होते हैं इसके 2 डिवीजन होते हैं, एक सुपीरियर लूब होता है, एक इंफीरियर लूब होता है। तो इधर जो सुपीरियर लूब में जो ब्रोंकाई आता है उसको हम कहते हैं सुपीरियर लूबर ब्रोंकाई। जो मिडिल लूब में आता है उसको हम कहते हैं मिडिल लूबर ब्रोंकाई, और ये ब्रोंकाई जो नीचे की तरफ आता है उसको हम कहते हैं इंफीरियर लूबर ब्रोंकाई, इसको हम कहते हैं। ओके, ये इसका दूसरा डिवीजन था। इस तरह जो लेफ्ट लंग में जो ऊपर वाले सुपीरियर लूब में जो ब्रोंकाई आते हैं, ये वाला जो ब्रोंकाई इसको हम कहते हैं सुपीरियर लूबर ब्रोंकाई, और ये वाला ब्रोंकाई जो नीचे की तरफ आता है, हमने जो है ना इधर नहीं ड्रा किया है, लेकिन ये जो नीचे की तरफ आता है तो उसको हम कहते हैं फिर क्या, इसको हम कहते हैं फिर इंफीरियर लूबर ब्रोंकाई, इसको हम कहते हैं। ओके, अच्छा, अब ये वाला तो एक डिवीजन हो गया। अब ये जो ब्रोंकाई है, तो ये ब्रोंकाई मेनली राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होते हैं। किन किन में? राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होते हैं। अब राइट ब्रोंकस क्या है, लेफ्ट ब्रोंकस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो राइट ब्रोंकस जो होते हैं ना, राइट ब्रोंकस ये है कि ये ब्रोंकस वाइडर होते हैं। क्या होते हैं?
ये वाइडर होते हैं, शार्ट होते हैं और साथ में जो है ना ये इस लेफ्ट ब्रांकस से थोड़ा सा वर्टिकल होते हैं, थोड़ा सा अप होता है, ये थोड़ा सा नीचे आया है, ये वाला थोड़ा सा ऊपर है, तो ये वर्टिकल भी होता है। क्या होता है? वर्टिकल भी होता है। अब इसका जो राइट ब्रांकस है, इसका दूसरा कैरेक्टर ये है कि ये लॉन्ग होता है 2.5 सेंटीमीटर, ये लॉन्ग होता है। ये आपने जरूर याद करनी है, आपकी एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब इसका तीसरा कैरेक्टर ये है कि ये जब लंग में एंटर हो जाते हैं तो लंग में एंट्री के बाद ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। कितने ब्रांचेस में? 3 ब्रांचेस में। और उन ब्रांचेस को हमने पढ़ा इधर कि एक ये होता है प्राइमरी ब्रांकस है, फिर सेकेंडरी ब्रांकस है, फिर टर्शियरी ब्रांकस है। साथ में जो है ना लोब्यूल्स और फिर इससे जो है ना उधर डिवीजन होते हैं। अब लेफ्ट ब्रांकस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो लेफ्ट ब्रांकस क्या है? लेफ्ट ब्रांकस ये वाला है। अब लेफ्ट ब्रांकस के बारे में ये कि ये लेंथ कितना इसका होता है? एक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये कितना लॉन्ग होता है? 15 सेंटीमीटर। अब जब ये अंदर होता है तो एंट्री के बाद ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। कितने ब्रांचेस में? 2 ब्रांचेस में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें होता है एक सुपीरियर लूब होता है, एक इंफीरियर लूब होता है। कौन सा? एक सुपीरियर लूब, एक इंफीरियर लूब, क्योंकि इसका जो है ना वो जो लंग्स है लेफ्ट लंग, तो वो लेफ्ट लंग थोड़ी सी छोटे होते हैं। ये किस वजह से बाद में डिटेल से पढ़ते हैं कि ये इधर हार्ट होते हैं, उस हार्ट की वजह से ये छोटे होते हैं। इस वजह से इसके 2 लूब्स हैं। तो ये कितनी लूब में डिवाइड होते हैं? ये 2 लूब में, सुपीरियर लूब, इंफीरियर लूब, ये उसमें जो है ना 2 ब्रांचेस में ये डिवाइड होते हैं। अच्छा, तो ये इसका वो था। अब जब हम आगे जाते हैं तो आगे इसके बाद जब ये ब्रोंकाई इधर एंड होते हैं तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी के बाद जो है ना टर्शियरी ब्रोंकाई आते हैं। अब टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद फिर शुरू होते हैं ब्रांकियूल्स। क्या शुरू होते हैं? ब्रांकियूल। अब ब्रांकियूल जो है ये जब ये ब्रांकियूल तब शुरू होते हैं जब ब्रोंकाई का जो डायमीटर है वो डायमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर हो जाए या लेस देन 1 मिलीमीटर हो जाए, तो तब मतलब ये जो डायमीटर है ये वाला ये इतनी पाइन हो जाए कि 1 मिलीमीटर के बराबर हो जाए या इससे कम हो जाए, तब इसको जो है ना फिर इन ब्रोंकाई को हम ब्रांकियूल कहते हैं। अब ब्रांकियूल जो है ना ये 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे इधर जो है ना इसको हमने बड़ा किया है, ये वाला पोर्शन ये ब्रांकियूल का पोर्शन है। अब ये ब्रांकियूल के पोर्शन में यहाँ पर जो है ना पहली ब्रांकियूल शुरू होता है टर्मिनल ब्रांकियूल, फिर इसके बाद शुरू होता है रिस्पायरेटरी ब्रांकियूल। और इसको जो है ना ये इस तरह की ये एक शेप बनाते हैं और इस शेप को हम कहते हैं ब्रांकियल ट्री और इन्वर्टेड ट्री भी इसको हम कहते हैं। ओके, अब ये ब्रांकियूल जो पहला ब्रांकियूल बनते हैं इधर, ये वाला एक ब्रांकियूल है टोटल। तो इस एक ब्रांकियूल ने जितना जगह एकमोलेट किया है और जिस जगह पे जो है ना ये सप्लाई करता है एक गैसियस एक्सचेंज को, तो उस सारी जगह को जो 1 ब्रांकियूल एकमोलेट करते हैं उसको हम कहते हैं पल्मोनरी लोब्यूल। तो ये अपने ज़हन में याद रखिए कि जो 1 ब्रांकियूल जो सप्लाई करते हैं जिस जगह को, तो उस जगह को हम कहते हैं पल्मोनरी लोब्यूल। ओके, ये हो गया ब्रांकियूल का। अब हम पढ़ते हैं कि इन ब्रोंकाई और ब्रांकियूल को किस किस चीज से जो है ना इसको सप्लाई मिलते हैं। लेकिन इससे पहले जो है ना हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर, ब्रांकियूल का स्ट्रक्चर क्या है। तो ब्रांकियूल के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ब्रांकाई का जो था उधर ट्रेकिया का, तो ट्रेकिया और ब्रांकाई दोनों बनी हुई थी कार्टिलेज से, ये याद रखिए। लेकिन ब्रांकियूल में ये कार्टिलेज चेंज होता है स्मूथ मसल में। और ये स्मूथ मसल में क्यों चेंज होता है? क्योंकि इधर फिर नर्व स्टिमुलेशन होती है। जितना स्मूथ मसल ज्यादा उतना उस चीज को नर्व ज्यादा स्टिमुलेट करेगा, कार्टिलेज को ज्यादा स्टिमुलेट नहीं करती। तो यहाँ पे नर्व स्टिमुलेशन ज्यादा होता है। क्यों नर्व स्टिमुलेशन यहाँ पे चाहिए? क्योंकि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज का सिस्टम शुरू होता है। अब यहाँ पे जो है ना गैस एक्सचेंज होगा, यहाँ पे कंट्रैक्शन होना चाहिए, यहाँ पे रिलैक्सेशन होना चाहिए। इस वजह से जो है ना ये स्मूथ मसल में कन्वर्ट होते हैं। दूसरा ये कि ये बनी हुई होती है इसका सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो है ना ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक जब हम आ गई तो ये सिलिएटेड था। ब्रोंकाई तक म्यूकस मेम्ब्रेन क्या था? सिलिएटेड, मतलब सीलिया था, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर थी। लेकिन यहाँ पे ये कन्वर्ट होता है नॉन सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन में। यहाँ पे सीलिया जो है ना ब्रांकियूल में सीलिया खत्म हो जाती है। इधर सिर्फ म्यूकस होते हैं, सीलिया जो है ना वो क्या होती है? वो खत्म हो जाती है। तो ये आपने याद रखनी है। अच्छा, अब इस ब्रांकियूल को और साथ में ब्रोंकाई को, इसको नर्व सप्लाई जो है ना कहाँ से होते हैं? ये ब्रांकियूल है, ये ब्रोंकाई है, तो इसको नर्व सप्लाई कहाँ से और ब्लड सप्लाई इसको कहाँ से होते हैं? तो नर्व और ब्लड सप्लाई के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसको जो नर्व और ब्लड सप्लाई होते हैं तो ये यहाँ पे ब्रोंकाई का जो ब्रांकियल आर्टरीज है उससे जो है ना राइट और लेफ्ट ब्रांकियल आर्टरीज से, तो इसको जो है ना राइट एंड लेफ्ट ब्रांकियल आर्टरीज से जो है ना इसको होते हैं नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, सॉरी
ब्लड सप्लाई इसको राइट और लेफ्ट आर्टरी से होते हैं। इसको जो है ना वेन्स वापस ब्लड कौन सी जगह से लेके जाते हैं, तो वेन्स के थ्रू लेके जाते हैं। किस चीज से, वेन्स के थ्रू वापस जो है ना ब्लड वापस होते हैं। वेन्स या ब्रांकियल वेन जो है उसके थ्रू होते हैं। इसको जो नर्व सप्लाई होते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे जो नर्व सप्लाई है वो है पैरासिम्पथेटिक। पैरासिम्पथेटिक में कौन सा है, वेगस नर्व है। कौन सा है, वेगस नर्व है इधर पैरासिम्पथेटिक में। और सिंपथेटिक में जो है ना वो होता है, सिंपथेटिक में साथ में जो है ना एक सिंपथेटिक नर्व होता है, पैरासिम्पथेटिक। अब सिंपथेटिक नर्व जो पैरासिम्पथेटिक नर्व है, याद रखिए वेगस नर्व है, और ये इसका काम क्या है, ये कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। जो ब्रांकियल कंस्ट्रक्शन होता है ना वो करवाते हैं कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द नॉर्मल सिचुएशन। अब ये जो सिंपथेटिक नर्व है, तो सिंपथेटिक नर्व डायलिटेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, डायलिटेशन ड्यूरिंग द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज, या जो एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होते हैं या जो एक्सरसाइज वाले रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं, वहाँ पे जो है ना डायलिटेशन होते हैं। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है, ब्रांकाई और ब्रांक्यूल के फंक्शन तो सेम टू सेम फंक्शन है इसकी। एक बात इसमें जो है ना याद रखिए कि इसमें जो है ना कंस्ट्रक्शन और डायलिटेशन एज कम्पेयर टू द ट्रैकिया जो है ना वो ज्यादा होते हैं किस चीज में, ब्रांकाई और ब्रांक्यूल में। बाकी इसका जो ह्यूमिडिफाइंग है, जो सपोर्ट एंड पिटेंसी है, जो एरेटेंस और डस्ट रिमूवल है, जो कप रिफ्लेक्स है, वही सारी की सारी बातें जो है ना जो हमने ऊपर ट्रैकिया में डिस्कस करवाई, वही सारे की सारी फंक्शन इसके भी होते हैं। तो ये किसके बारे में था, ये था हमारा ब्रोंकाई के बारे में कि ब्रोंकाई क्या है। इसके बाद जो है ना हम लेके चलते हैं अब किस चीज को, हम चलते हैं अब उसको ब्रोंकाई की बात जो है ना हम शुरू करवाते हैं। अब ब्रोंकाई के बाद, ब्रोंकाई ब्रांक्यूल के बाद अब हम आते हैं अल्यूलाई में। तो अल्यूलाई जहाँ से शुरू होता है उधर उस जगह को हम कहते हैं, कौन सा जगह, उसको हम कहते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये हमने क्या किया है, ये हमने उसका जो अल्यूलाई उसका पिक्चर या ब्रांक्यूल का पिक्चर हमने इधर बड़ा दिखाया है। तो ये शुरू होता है ब्रांक्यूल इधर से, ब्रांक्यूल टर्मिनल ब्रांक्यूल, टर्मिनल ब्रांक्यूल के बाद फिर शुरू होता है रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल। अब जो टर्मिनल ब्रांक्यूल के बाद रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल शुरू होते हैं, तो इस रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल में जो ये रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल के बाद जो है ना फिर इसके साथ स्टक होते हैं ये अल्वियोलाई, जो रेड कलर में हमने शो की, ये क्या है, ये अल्वियोलाइज है। तो अब ये अल्वियोलाइज का जो जमगट्टा बनते हैं, ये जो जमगट्टा अल्वियोलाई का बनते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं क्या, लूब्यूल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लूब्यूल। तो लूब्यूल बेसिकली होता क्या है, तो लूब्यूल से लाइन इन अब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ये जो है ना इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो ये होता है इंस ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक। या भी याद रखिए कि रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन क्या है, वो लूब्यूल्स है। अब इस लूब्यूल्स में जो है ना ये एक जमगट्टा होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो इसमें जो है ना ये रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल के ऊपर जितने भी होते हैं ना, तो इसमें होते हैं रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल होते हैं, इसमें रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल के साथ इसमें होते हैं अल्वियोलाई होते हैं। क्या होते हैं, अल्वियोलाई इसमें होते हैं। अल्वियोलाई के बाद फिर इसमें होते हैं ना अल्वियोलाई, अल्वियोलर डक्ट्स। ये क्या है, ये वाली, ये जो हमने इधर किया, ये अल्वियोलर डक्ट्स है। ये रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल है, रिस्पायरेटरी ब्रांक्यूल के बाद फिर होती है अल्वियोलर डक्ट्स। तो इसमें जो है ना अल्वियोलर डक्ट्स होते हैं, अल्वियोलर डक्ट्स, और फिर प्लस अल्वियोलाई होते हैं, अल्वियोलाई इसमें होते हैं। या इसको जो है ना हम कहते हैं अल्वियोलाई या अल्वियोलर सेक्स भी हम किसको कहते हैं, तो साथ में जो है ना अल्वियोलर सेक्स भी इसमें होते हैं। क्या, अल्वियोलर सेक्स में भी होते हैं। अच्छा, ये अल्वियोलर सेक्स इसमें हो गई। अब जो है ना इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये था आपको लूब्यूल के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन आपको करवाया। अब जो है ना लूब्यूल के बाद हम वो पढ़ते हैं कि लूब्यूल के बाद फिर हम अल्वियोलाई की तरफ आते हैं। तो अल्वियोलाई में जब हम डिस्कशन करवाएंगे तो अल्वियोलाई है क्या, अल्वियोलाई के बारे में बेसिकली जब हम पढ़ते हैं, तो अल्वियोलाई जो है ना ये बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह ये नजर आता है आपको। किस चीज की तरह, बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह ये आपको नजर आएगा। जैसा कि ये वाला है, तो ये अल्वियोलर सेक्स है। क्या है, ये सेक अल्वियोलर सेक है, टोटल जमगट्टा है, तो इसको हम कहते हैं अल्वियोलर सेक। अब इस अल्वियोलर सेक में डिफरेंट अल्वियोलाई जो वो इकट्ठे हुए हैं, जैसा कि इधर हमने जो है इसको बड़ा किया है, तो ये आप मेजर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये अल्वियोलर सेक है टोटल। ये अल्वियोलर डक्ट है ये वाला,
एल्यूलर डक्ट की इर्द गिर्द जो है ना ये एल्यूलाई है, ये क्या एक्यूमुलेट हुई है, एल्यूलाई एक्यूमुलेट हुई है। अच्छा, अब ये एल्यूलाई का काम इधर क्या होता है, तो इस एल्यूलाई में एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होते हैं जो बाद में जो है ना हम डिटेल से डिस्कस करवाएंगे। ये जो एल्यूलाई है, एल्यूलाई में बेसिकली होता है कि इसमें जो है ना एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं इसमें, एपिथेलियल टिश्यू, इसका जो एनर पार्ट है तो इसमें होता है एपिथेलियल टिश्यू। अब ये एल्यूलाई का जो एनर पोर्शन है या एनर लाइनिंग है ये एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। ये एपिथेलियल टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, एक टाइप 1 एपिथेलियल टिश्यू, एक टाइप 2 एपिथेलियल टिश्यू होता है। टाइप 1 एपिथेलियल टिश्यू ये कौन सा टिश्यू है, तो ये बेसिकली जो है ना ये एल्यूलर सेल्स का जो टाइप 1 एपिथेलियल टिश्यू होता है ये बना हुआ होता है कौन सी सेल से, स्क्वेमस एपिथेलियम से ही बना हुआ होता है। किस चीज से, स्क्वेमस एपिथेलियम से ये बना हुआ होता है। अब ये स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ होता है और इधर जो है ना होता है गैसियस एक्सचेंज, इधर होता है कौन सा, गैसियस एक्सचेंज। ये याद रखिए, इधर टाइप 1 एल्यूलर सेल्स ये एपिथेलियल सेल से बना हुआ है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से इधर गैसियस एक्सचेंज होता है। जो टाइप 2 एपिथेलियल सेल्स है तो टाइप 2 एपिथेलियल सेल्स को हम कहते हैं सेप्टल सेल्स, भी इसको हम कहते हैं क्या, सेप्टल सेल्स। और ये सेप्टल सेल्स, सेप्टल सेल इसको हम कहते हैं, और ये बना हुआ होता है राउंडेड या क्यूबाइडल एपिथेलियल से, कौन सी, क्यूबाइडल एपिथेलियल से ये बना हुआ होता है। अब इधर क्या काम होता है, तो इधर जो है ना मेनली प्रोडक्शन होते हैं सर्फेक्टेंट्स की, किस चीज की, सर्फेक्टेंट्स की प्रोडक्शन होती है। अब ये सर्फेक्टेंट्स क्या है, तो ये फास्फोलिपिड्स है और लाइपोप्रोटीन है, फास्फोलिपिड्स है, फास्फोलिपिड्स है और साथ में जो है ना लाइपोप्रोटीन है। ओके, तो ये लाइपोप्रोटीन और फास्फोलिपिड ये सर्फेक्टेंट्स होते हैं और इसका काम क्या होता है, ये जो है ना एक लुब्रिकेंट्स जैसे प्रोवाइड करते हैं एल्यूलाई को, ताकि वो जो है ना कोलैप्स ना हो जाए या एक दूसरे के साथ जो है ना उसका रगड़ ना हो जाए। ओके, तो ये सर्फेक्टेंट्स का काम होता है। तो ये एपिथेलियल सेल, साथ में इसमें कैपिलरीज होते हैं। कैपिलरीज क्या करवाते हैं, कैपिलरी की तो यहाँ पे ब्लड आता है, ब्लड में जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो चेंज होता है किस चीज में, ऑक्सीजनेटेड में। तो ये देखिए यहाँ पे ये वाले जो है ना ये ब्लड कैपिलरी आया हुआ होता है। ये ब्लड कैपिलरी इधर जो एल्यूलाई है इस एल्यूलाई से क्या लेता है, इस एल्यूलाई से इधर आप देखिए ब्लड कैपिलरी है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एनर होता है इधर और ऑक्सीजन जो है ना कैपिलरी में अंदर जाता है। ओके, ये बाद में जो है ना डिटेल से हम डिस्कस करवाते हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इसका एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है, बाद में हम डिटेल से डिस्कस करवाते हैं। दूसरा जो फंक्शन है इसका डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म इसका फंक्शन कैसे है, तो यहाँ पे जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, ये जो गॉबलेट सेल्स होते हैं और जो म्यूकस वो सिक्रीट करवाता है, तो उस म्यूकस में क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस जो है ना ये क्या है, ये इम्यून सेल्स है। तो ये इम्यून सेल जो है ना मेनली इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन मेनली क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय करवाते हैं एंटी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो डिस्ट्रॉय करवाते हैं। ओके, अब इसका जो दूसरा फंक्शन है वो वार्मिंग है, ह्यूमिडिफाइंग है। तो वार्मिंग ह्यूमिडिफाइंग के बारे में जो है ना हमने डिटेल से डिस्कशन करवाया था। ये क्या है, ये रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल है। ओके, तो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल और एल्यूलाई को तो आपने जो है ना समझ लिया। अब इसका जो है ना हम डिटेल से डिस्कशन करवाएंगे कि एल्यूलाई में अंदर होता क्या है। तो ये हम डिटेल डिस्कशन हम करवाएंगे ये लंग्स के पार्ट में जो है ना। पहले इससे पहले हम लंग्स पढ़ते, लंग्स के बाद जो है ना फिर हम इसको आते हैं कि ये जो होता है ये असल में जो इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस किस तरह होते हैं। तो इधर बेसिकली पहले हम पढ़ते क्या, लंग्स के बारे में कि लंग्स है क्या। ओके, तो पहले लंग्स बेसिकली मुश्तमिल होता है किस चीज में, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और एल्यूलाई में। यहाँ पे ये दो लंग्स है, एक राइट लंग्स है और एक लेफ्ट लंग है। ओके, अब राइट लंग ये कौन से शेप इसका होता है, ये कौन शेप का होता है, लंग्स की शेप का होता है कौन शेप की। इसके डिवीजन जब आप पढ़ते हैं ना तो डिवीजन इसका है, एक राइट है एक लेफ्ट लंग है। राइट लंग, लेफ्ट लंग, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया कि जो राइट लंग होता है ये 3 डिवीजन में इसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है सुपीरियर लूबियल, इसका ये वाला जो है ये सुपीरियर लूब है, इसका सुपीरियर लूब है। यहाँ पे जो मिडल लूब होता है तो ये कौन सा लूब है, ये मिडल लूब है। इसका ये वाला जो लूब है ये कौन सा लूब है, ये इंफीरियर लूब है। ओके, ये इंफीरियर लूब इसका हो गया। जो लेफ्ट लंग है ये मैंने आपको बताया था कि इसके 2 लूब यूज होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं। इसका एक सुपीरियर लूब होता है, सुपीरियर लूब, और दूसरा जो होता है वो क्या है, वो इंफीरियर लूब है। अब ये क्यों स्मॉल होता है, तो यहाँ पे हार्ट होता है, क्या होता है, हार्ट होता है। उस हार्ट की वजह से जो है ना यहाँ पे एक कंप्रेशन बनता है या हैलम जिसको हम कहते हैं, वो हैलम जैसा पोर्शन इसको बनता है यहाँ पे जो है ना, उसी वजह से ये लंग्स क्या होता है, ये छोटा होता है। ओके, अब यहाँ पे ये बात याद रखिए, यहाँ पे ये जो 2 डिवीजन है, ये सुपीरियर लूब
और मिडल लूप। तो ये सुपीरियर और मिडल लूप के दरमियान जो डिवीजन होता है, यहाँ पे एक कंप्रेशन जैसा पोर्शन होता है। क्या होता है? कंप्रेशन जैसा पोर्शन। और उस कंप्रेशन को हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पेजर, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रेशर को कहते हैं। और कौन कहता है? हॉरिजॉन्टल पेजर। तो ये क्या है? ये इनके दरमियान एक कंप्रेशन है। अब इन दोनों के दरमियान जो कंप्रेशन है, ये मिडल लूप और इंफीरियर लूप के दरमियान जो कंप्रेशन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओब्लिक पेजर। ओके, ओब्लिक प्रेशर और ओब्लिक पेजर। ओके, अब इन दोनों के दरमियान जो कंप्रेशन है, तो ये यहाँ पे एक कंप्रेशन जैसी होती है, उस कंप्रेशन ने इन दोनों को डिवाइड किया होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको भी हम ओब्लिक पेजर कहते हैं। ये इन दोनों के दरमियान जो लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं? ओब्लिक पेजर। ये हो गया। अब इसका जो अदर पोर्शन है, तो हम कहते हैं कि इसका जो एपेक्स है, तो एपेक्स लंग्स का जो अपर पार्ट होता है ना, ये क्या है? ये एपेक्स है। इसका क्या है? ये इसका एपेक्स है। अब इसका जो दूसरा पोर्शन होता है, वो कार्टिकल सरफेस होता है। तो कार्टिकल सरफेस का ये वाला जो सरफेस होता है ना, ये वाला जो सरफेस, ये इसको हम कहते हैं कार्टिकल सरफेस। इसको हम कहते हैं कार्टिकल सरफेस। ओके, कार्टिकल सरफेस हम कहते हैं। दूसरा तीसरा इसका बेस है। क्या है? बेस है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला और ये वाला, ये क्या है? ये इसका बेस है। इसका जो मेडिस्टिनल सरफेस है, तो मेडिस्टिनल सरफेस कौन सा सरफेस है? ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, इसको हम कहते हैं ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं मेडिस्टिनल एरिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेडिस्टिनल सरफेस या मेडिस्टिनल एरिया। ये जो अंदर की तरफ जो सरफेस होता है, इसको हम कहते हैं मेडिस्टिनल सरफेस। अच्छा, जो ये वाला कार्डियक कंप्रेशन, तो कार्डियक कंप्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हार्ट होता है, उस हार्ट की वजह से यहाँ पे कंप्रेशन बनते हैं, उसको हम कहते हैं कार्डियक कंप्रेशन। ओके, ये हो गया इसका क्या? इसका डिवीजन हो गया या इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद लंग के बाद जो है ना, इसको हम कहते हैं इसके इर्द गिर्द क्या है? तो इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं प्लूरिया मेम्ब्रेन। क्या कहे? मेम्ब्रेन। इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे इस तरह की एक मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द होता है, और उसको हम कहते हैं क्या? प्लूरिया मेम्ब्रेन। और ये सारे लंग्स से जो है ना इर्द गिर्द वो होता है, तो उसको हम कहते हैं प्लूरिया मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन जो है, ये 2 लेयर से बना हुआ होता है। एक लेयर ये है, एक ये दूसरा लेयर इसका होता है। कौन सा? ये दूसरा। तो ये सारा के सारा लंग जो है ना, इससे जो सर्कुलेट होता है, ये 2 लेयर मेम्ब्रेन है। इस 2 लेयर मेम्ब्रेन, ये 2 लेयर्स है, तो ये के इसका वाइसेरल प्लूरिया, और दूसरा जो वो है पेराइटल प्लूरिया। तो 2 प्लूरिया है इसका, या 2 मेम्ब्रेन है, एक वाइसेरल प्लूरिया, दूसरा है पेराइटल प्लूरिया। अब ये जो वाइसेरल प्लूरिया है, तो ये अटैच टू सरफेस ऑफ द लंग, ये लंग्स के सरफेस के साथ अटैच हुआ होता है। और ये अंदर वाला ये वाला जो है ना, ये वाइसेरल प्लूरिया, ये लंग्स के साथ अटैच हुआ होता है। ये जो दूसरा पेराइटल प्लूरिया है, ये लंग्स के साथ अटैच हुआ होता है। और ये जो है ना, ये चेस्ट के साथ अटैच होता है। तो ये वाला जो है ना, ये इधर चेस्ट होता है ना, उस चेस्ट के साथ ये अटैच हुआ होता है। ये कौन सा प्लूरिया? ये जो पेराइटल प्लूरिया है, जो अपर। अब इसके अंदर ये जो रास्ता है, या जो कैविटी इसके अंदर बनते हैं, इसको हम कहते हैं प्लूरियल कैविटी। क्या कहते हैं उसको हम? प्लूरियल कैविटी। किसको हम कहते हैं? जो इसके अंदर ये जो पोर्शन होता है। अब ये जो पोर्शन है, इसके अंदर क्या होता है? ये जो कैविटी है, जो खाली जगह है, इसके अंदर होता है, ये प्लूरियल कैविटी है। प्लूरियल कैविटी के अंदर होता है प्लूरियल फ्लूइड होता है। क्या होता है? प्लूरियल फ्लूइड होता है। ये प्लूरियल फ्लूइड बेसिकली क्या काम करवाता है? ये जो लंग्स की कंप्रेशन और रिलैक्सेशन होते हैं, तो ये प्लूरियल फ्लूइड इसको एज अ लुब्रिकेंट ये प्रोवाइड करवाता है, ताकि रगड़ इसका ना हो जाए बाहर चेस्ट वॉल के साथ। ओके, ये हो गया प्लूरियल कैविटी। अब ये जो सारा लंग है, ये लंग और ये लंग, ये अंदर होता है, किस चीज के अंदर होता है? ये थोरेसिक कैविटी के अंदर। ये जो इधर का जो पोर्शन होता है ना हमारे, जो जिसको हम थोरेसिक रैब्स वगैरह कहते हैं, तो ये थोरेसिक कैविटी के अंदर ये पड़ा हुआ होता है। ओके, तो ये था क्या? ये लंग्स का वो था, एनाटॉमी था, और इसका पोजीशन वगैरह था। अब इसके फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लंग्स का फंक्शन मेनली लंग्स होता है, ये रिस्पायरेशन के लिए होता है। अब रिस्पायरेशन जो होते हैं, तो ये 3 तरह से होते हैं। पहले हमने डिटेल से इसकी डिस्कशन करवाई पार्ट फर्स्ट में, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा वो करते हैं। तो पहला जो है पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, दूसरा होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, तीसरा होता है इंटरनल रिस्पायरेशन। एक एक को हम पढ़ते हैं। पहला पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है? तो पल्मोनरी वेंटिलेशन में बेसिकली होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। जो आप सांस लेते हो, सांस बाहर निकालते हो, ये क्या है? पल्मोनरी वेंटिलेशन है। अब पल्मोनरी वेंटिलेशन तो माउथ के थ्रू होता है, लेकिन इसमें जो है ना लंग्स का एक अहम फंक्शन है।
जब पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है माउथ के थ्रू, तो इसमें लंग्स का काम क्या होता है वो हम डिटेल से डिस्कस करवाते हैं। पहला इंस्पायरेशन है। इंस्पायरेशन जब पल्मोनरी वेंटिलेशन में इंस्पायरेशन होता है जिसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं, तो तब होगा जब इधर लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या हो, इनसाइड द लंग प्रेशर वो रिड्यूस हो, क्या हो वो रिड्यूस हो। तो जब रिड्यूस प्रेशर हो लंग्स एक्सपेंड हो जाए। कब एक्सपेंड होगी, जब इधर ये वाला जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम असल में ये डूम शेप के होते हैं। डूम, इस तरह की शेप को हम कहते हैं डूम शेप। ये वाला जो शेप है ना, ये डूम शेप है। तो ये डूम शेप के जब होते हैं, अब ये डूम शेप जब प्लेट शेप में कन्वर्ट हो जाए, किस चीज में, प्लेट शेप में कन्वर्ट हो जाए, तो जब ये नीचे आ जाए तो लंग्स क्या होगी, वो एक्सपेंड हो जाएगी। जब लंग एक्सपेंड होते हैं तो लंग्स के एक्सपेंशन की वजह से डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाता है। ये अगर रिलैक्स होता है, जब कंट्रैक्ट होते हैं तो ये प्लेट शेप बनते हैं। डायफ्राम कंट्रैक्ट होते हैं, इंटरकास्टल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं। तो इंटरकास्टल मसल कौन सी मसल है, जो थोरैक्स होते हैं इसके ऊपर, इस तरह के ये थोरैक्स होता है इसके ऊपर। अब ये थोरैक्स के अंदर यहाँ पे मसल्स होते हैं, क्या पे होते हैं, मसल। ये एक हड्डी है, एक दूसरा हड्डी बोन है, ये दूसरा बोन है, इंटरकास्टल बोन है। इसके अंदर जो है ना क्या होता है, इंटरकास्टल मसल्स होते हैं। अब ये मसल क्या हो जाए, ये कंट्रैक्ट हो जाए। ये मसल ये असल में इस तरह के होते हैं। तो मसल जब कंट्रैक्ट हो जाए तो इस तरह बनेंगे ना, मसल कंट्रैक्ट हो गई तो मसल कंट्रैक्शन से जो थोरैसिक कैविटी है वो अपवर्ड हो गया, क्या हो गया, अपवर्ड की तरफ आ गया। तो थोरैसिक कैविटी क्या हो गया, वो इंक्रीज इन साइज हो गया। क्या हो गया, थोरैसिक कैविटी इंक्रीज इन साइज हो गया। तो थोरैसिक कैविटी एक्सपेंड हो गया और एट द एंड जो है ना लंग क्या हो गया, वो इस शेप से इस शेप में बन गया, लंग एक्सपेंड हो गया। लंग एक्सपेंड हो गया तो इनर साइड प्रेशर रिड्यूस हो गया, इंस्पायरेशन आ गया, ऊपर से जो है ना एयर आ गया अंदर, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर से जो है ना अंदर का प्रेशर कम हो गया, तो एटमॉस्फेयर जो है ना प्रेशर अंदर डालेगा, एयर अंदर आएगा। तो ये क्या हो गया, इंस्पायरेशन है, इनहेलेशन हो गया। दूसरा एक्सपायरेशन है या एक्सहेलेशन है। अब एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन में क्या होगा, तो एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन में ये होता है कि आपका जो लंग है वो इस तरह की होगी ना, इस तरह के एक्सपेंड है। अब ये जब कंट्रैक्ट होगी तो किस तरह ये लंग जो है ना वो डिप्रेस होगी। अब लंग के डिप्रेशन के लिए पहली वाली बात तो ये कि अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाए। तो अंदर प्रेशर कब इंक्रीज होगा, तो जब ये जो इंटरकास्टल मसल्स है ये मसल रिलैक्स हो जाए। तो मसल रिलैक्स हो जाए तो इस तरह की बनेगी। और ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम भी साथ में रिलैक्स हो जाए। तो डायफ्राम यहाँ पे प्लेट है और प्लेट से जो है ना ये क्या होगा, ये रिलैक्स होगा। यहाँ पे जब ये रिलैक्स होता है तो ये ऊपर की तरफ चलते हैं। ये जो ये लंग्स है, लंग्स पे प्रेशर डालता है, ये लंग्स ऊपर की तरफ चलते हैं और लंग्स के ऊपर जाने से जो है ना नहीं देखना फिल्म ज़रा तो काफी रहेगा लग ज़रा तो पाते रहेगा। अच्छा, तो ये लंग्स जो है ना ये ऊपर की तरफ चलते हैं। जब लंग्स ऊपर की तरफ चली जाए तो यहाँ पे लंग्स का जो कैपेसिटी होता है, लंग्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ से इसी शेप से ये ऐसे बनते हैं। जब ऐसे बनते हैं तो लंग्स के अंदर जो एरिया वो कम हो जाता है। एरिया कम होने से प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होने से एयर जो है ना वो बाहर की तरफ जाते हैं। ओके, तो ये हो गया एक्सपायरेशन, ये हो गया पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब पल्मोनरी वेंटिलेशन के बाद जो है ना एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है और इंटरनल रिस्पायरेशन होता है। अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या होता है, इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है, बेसिकली ऐसा है ना कि जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन इधर ये वाला जो पोर्शन है ये एल्यूलाई तक हमने पढ़ा था ना। तो एल्यूलाई में अब इधर आते हैं, ये जो एल्यूलाई में अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है, इधर एक्सचेंज होता है। ये एल्यूलाई के इर्द गिर्द ये वाला क्या है, ये वाला कैपिलरी है। अब ये कैपिलरी ये एल्यूलाई है अंदर और एल्यूलाई ये एल्यूलाई है। ओके, एल्यूलाई इसके इर्द गिर्द ये वाला कैपिलरी है, क्या है ये कैपिलरी है। अब ये कैपिलरी में ब्लड आता है बॉडी से। जब बॉडी से ब्लड आता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होते हैं, क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जब आ जाए तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन जो है ना एल्यूलाई से ऑक्सीजन कैपिलरी में जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल होता है, क्या होता है, एक्सहेल होता है। और ऑक्सीजन जो है वो इनहेल होता है, क्या होता है, इनहेल। या कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना एल्यूलाई में अंदर चलते हैं। एल्यूलाई में ये इस एल्यूलर डक्ट के थ्रू, ये ब्रांक्यूल के थ्रू जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर आता है और इस तरह इस बात से जो है ना वो बाहर निकल जाता है। तो ये क्या था, ये था
एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब जो इंटरनल रिस्पायरेशन है, तो इंटरनल रिस्पायरेशन में ये होता है कि जब ये वाला जो ब्लड में ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन इस पाथ के थ्रू जो है ना वापस चल जाते हैं, इधर आते हैं। ओके, ये वाला जो पाथ है ये इस तरह देख इसको, ये वाला जो पाथ है ना ये इस तरह के आता है, यहाँ पे ये पाथ इस तरह के आते हैं। अब ये वाला यहाँ पे आ गया, ये ऑक्सीजन है ये इस तरफ आ गया, तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन ये बॉडी सेल तक आ गया ना, बॉडी सेल में ये ऑक्सीजन अंदर जाता है और इधर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस अंदर आते हैं, यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे ये जो एक्सचेंज होता है इसको हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन, जिसमें जो है ना ऑक्सीजन बॉडी सेल्स के अंदर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है अल्यूलाई की तरफ आते हैं, किस चीज की तरफ, तो यहाँ पे ये जो एक्सचेंज होता है बॉडी सेल्स और कैपिलरी के दरमियान, इसको हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। ओके, होप आपको समझ आ गया होगा ये वाला इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं लंग्स का, तो लंग्स के वॉल्यूम वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं कि लंग वॉल्यूम क्या है बेसिकली। तो ये आखिरी पार्ट अब रहता है क्या, लंग्स वॉल्यूम का। ओके, अब लंग्स वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लंग्स वॉल्यूम, लंग में कौन कौन से वॉल्यूम आते हैं, तो बेसिकली पहला जो वॉल्यूम है रेसिजुअल वॉल्यूम है, इसको हम कहते हैं रेसिजुअल वॉल्यूम। वो वॉल्यूम होते हैं जो लंग्स के अंदर रहते हैं, जब आप एक्सेल करवाते हो तो एक्सेलेशन के बाद जो लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम रहता है, जो एयर रहता है, उसको हम कहते हैं रेसिजुअल वॉल्यूम, और वो 1200 मिलीलीटर का 1.2 लीटर का होता है। तो ये आफ्टर किस चीज की, आफ्टर एक्सेलेशन के जो अंदर रहते हैं। ओके, अब ये टाइडल वॉल्यूम है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, जो आप नॉर्मल रिस्पायरेशन करते हो, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो नॉर्मल आप करते हो, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन में जो एक्सचेंज ऑफ एयर होता है वो 500 मिलीलीटर का होता है या 0.5 लीटर का होता है। अब ये टाइडल वॉल्यूम का हो गया। अब इंस्पायरेटरी रेसिजुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रेसिजुअल वॉल्यूम IRV, ये कौन सा वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है जब आप फोर्स्ड इंस्पायरेशन करते हो। ये नॉर्मल इंस्पायरेशन का, ये फोर्स इंस्पायरेशन। ओके, अब फोर्स इंस्पायरेशन के बाद जब आपके लंग्स में जितना वॉल्यूम आता है तो वो क्या होता है, वो फोर्स इंस्पायरेशन या फोर्स रेसिजुअल वॉल्यूम। तो फोर्स रेसिजुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जब आप ड्यूरिंग फोर्स इनहेलेशन आपके अंदर, आपके लंग्स के अंदर जाते हैं, वो 1200 मिलीलीटर होता है। अब एक्सपायरेटरी रेसिजुअल वॉल्यूम, तो जब आप फोर्स एक्सपायरेशन करवाते हो, क्या फोर्स एक्सपायरेशन करवाते हो, और वो फोर्स रिस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दौरान जो एयर एक्सटेल होता है, एक्सेल होता है, तो एक्सेल 3100 मिलीलीटर का होता है, उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रेसिजुअल वॉल्यूम। ओके, ये हो गया। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी ये है कि आपका जो एयर है, वो एयर आपका जो टोटल टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम के साथ इंस्पायरेटरी रेसिजुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रेसिजुअल वॉल्यूम, ये आपका वाइटल कैपेसिटी बनाता है। तो ये सारे के सारे जब आप इकट्ठा कर लेंगे तो इससे बनते हैं, क्या बनते हैं, इससे तकरीबन बनते हैं, इससे 480 मिलीलीटर इससे बनता है, कितना, 480 मिलीलीटर या 4800 मिलीलीटर इससे बनता है। ये क्या है, ये वाइटल कैपेसिटी है। अब जो टोटल लंग कैपेसिटी इसके बाद बनते हैं ना, तो वाइटल टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, वो जब आप इस वाइटल कैपेसिटी को और साथ में जो है ना इंस्पायरेटरी रेसिजुअल वॉल्यूम, ये जो है ना इंस्पायरेटरी रेसिजुअल वॉल्यूम, साथ में जो है ना टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रेसिजुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रेसिजुअल वॉल्यूम और रेसिजुअल वॉल्यूम, इन चारों को जब आप ऐड करवाते हो तो इससे बनता है टोटल लंग कैपेसिटी। आपके लंग में टोटल कितना एयर आता है वो होता है ए, और ये जो है ना जब आप सारे को ऐड करवाते हो तो इससे बनते हैं 6000 मिलीलीटर या 6 लीटर भी इसको हम एकोमोडेट करवाते हैं, 6 लीटर। तो आपके लंग में टोटल कितना लीटर आप एयर आता है, 6 लीटर आप एयर। ये टोटल लंग कैपेसिटी, आप इसको भी ये भी कहते हैं कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिजुअल कैपेसिटी, क्या हो गया, ये टोटल लंग कैपेसिटी हो गया। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें हमने एक ऑर्गन की एनाटॉमी भी पढ़ी और साथ में जो है ना फिजियोलॉजी भी पढ़ी। उम्मीद है आपको अच्छा ये समझ आया हुआ होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करवाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।